हेलो जी, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सभी को। मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? शुभ संध्या। ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरी? नमस्ते। ओके। तो जी, कैसे हैं आप? और पढ़ने के लिए कुछ कहा था, पढ़ा आपने? कबीर को पढ़ने को दिया था, पृथ्वीराज को पढ़ने को दिया था। पृथ्वीराज रासो कंप्लीट हुआ। अमीर खुसरो भी, हाँ, दिया था, अभी चल रहा है। ओके। बाकी बच्चे? चले, हाँ, मेरी आवाज बहुत ज्यादा धीरे तो नहीं आ रही ना? ठीक है इतना, जितना मैं बोल रही हूँ। पृथ्वीराज खत्म। ओके। मेरे हिसाब से? मेरे हिसाब से क्यों पूछ रहे हो? हम्म। मेरे हिसाब से थोड़ी पेपर में आना भाई। पेपर में मेरे हिसाब से आपको कोई भी नहीं पूछेगा कि अपनी मैम के हिसाब से बताओ, है ना? वहां पे तो शुक्ल के हिसाब से बताना पड़ेगा, और जो बाकी विद्वान हैं, जितने भी, जिन्होंने भी उनके बारे में कहा है, उनके उधर से ही बताना पड़ेगा आपको, है ना? पढ़ा था वैसे आपने विद्यापति को? अगर आपने पढ़ा है तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो कहाँ के हैं। हम्म। गुड इवनिंग। विद्वानों में मतभेद है तो बस मतभेद ही पूछे जाएंगे आपको। मतभेद ही पूछे जाएंगे। यही पूछा जाएगा आपको कि कभी, सॉरी, शुक्ल उनके बारे में क्या कह रहे हैं, हजारी प्रसाद उनके बारे में क्या कह रहे हैं। ऐसे अलग अलग विद्वानों के नाम देके ही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है? मतभेद ही पूछा जाता है, उसमें ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि विद्वानों में मतभेद है तो उनके अनुसार पूछा जाएगा कि बताओ शुक्ल के अनुसार विद्यापति श्रृंगारी कवि हैं या भक्त कवि हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार बताइए वो विद्यापति जो है वो किस प्रकार के कवि हैं, है ना? एक मैंने आपको कोटेशन करवाई थी, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। तो ये किनका कथन है, किनके बारे में है, क्या साबित करता है ना? ऐसी ऐसी चीजें आपको, ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। ऐसा ही आपको पूछा जाएगा पेपर में, ठीक है? मेरे हिसाब से वहां पे कोई भी नहीं पूछेगा आपको, या फिर किसी और के हिसाब से जो विद्वान कहते हैं वही आपको पूछा जाएगा, बस वो आपको। मेरा भी यही मानना, मैं शुक्ल के साथ सहमत हूँ, अगर मेरे बारे में आप पूछे तो। अगर आप उनके पदों को पढ़ेंगे, पदावली पढ़ेंगे, फिर आपको ज्यादा समझ आ जाएगा, है ना? कल नोट्स मिल गए थे आपको?
पीडीएफ मिल गई थी कल वाली, उसमें मैंने पूरे आपको नोट्स दिए हुए हैं, खुद ही पढ़ लेना, खुद ही अनुमान लगा लेना। आप भी पढ़े लिखे लोग हैं भाई, है ना, तो खुद ही आप अंदाजा लगा लें कि क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। तो अभी आप भी इस लेवल पे हो कि आप रिसर्च कर सको, तो फिर अब आपको खुद ही सारी चीजों को वो करना है। लेकिन ना वहां पे आपको आपके अनुसार भी कोई नहीं पूछेगा, है ना। वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, विद्वानों के ही मतों को याद रखना पड़ेगा, उन्हीं के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। पृथ्वीराज रासो में प्रामाणिकता अप्रामाणिकता, हाँ जी, तो ये भी विद्वानों में मतभेद है ना। पृथ्वीराज रासो के बारे में भी विद्वानों में मतभेद है कि प्रामाणिक है, कोई उसको प्रामाणिक कह रहा है, कोई उसको अर्ध प्रमाणिक कह रहा है, कोई उसको अप्रामाणिक कह रहा है। तो वो उनकी मतलब उनकी अपनी स्टैंडिंग, क्योंकि उन्होंने खोजबीन की है विद्वानों ने, है ना। बिना खोजबीन की कोई रिसर्च के अनुसार उन्होंने कह दिया, तो हमें उन्हीं को याद करना होता है, उन्हीं को पढ़ना होता है। ठीक है, स्क्रीन सबकी ब्लैक हो गई। अच्छा ठीक है, अभी ठीक है ना। मैं इससे ज्यादा जोर से नहीं बोल सकती क्योंकि मुझे फीवर है और बोला भी नहीं जा रहा। अभी उठी हूँ मैं भी बिस्तर से, और मैंने जल्दी जल्दी से तैयार हुई हूँ। मेरी ठीक है, मेरी ठीक है मतलब आपके लिए ठीक है। तो मैं इससे ज्यादा जोर से नहीं बोल सकती, अब इतना ही बोल पाऊंगी, है ना। तो एडजस्ट कर सकते हैं आप, तो ठीक है। जायसी को आज देखेंगे हम, ठीक है। नमस्कार आदित्य, बहुत दिनों बाद क्लास में आए हो। ठीक है सब। बहुत ठंड पड़ रही है, अच्छा। बारिश हो गई ना क्या वहां पे ज्यादा, इसलिए। चले ध्यान रखिए अपना। नहीं मतलब नहीं, ठीक है। क्या हुआ, अपना ध्यान रखें क्योंकि मौसम की वजह से बीमार भी हो रहे हैं, वायरल भी चल रहा है। जैसे यहाँ पर भी फीवर हो रहा है सबको, शिमला में भी, और मुझे भी इसी वजह से फीवर हुआ है। आदित्य की तबीयत खराब थी, अभी ठीक है। कितना समय दिया था? हम्म, समय तो काफी दिया है, काफी देना पड़ता है। रिकॉर्ड देख लेते हैं, ओके गुड। अभी ठीक है ना तबीयत? ठीक है, ये है मलिक मोहम्मद जायसी, यहाँ मालिक लिखा हुआ है तो ध्यान देंगे यहाँ। अब सही है, ओके। चलिए सभी अपनी तबीयत का ध्यान रखें क्योंकि आजकल वायरल चल रहा है मौसम की वजह से, चेंज होने की वजह से, तो अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें, है ना। मलिक मोहम्मद जायसी, जीवन परिचय इनका, हिंदी के भक्ति साहित्य में प्रेमाश्रयी निर्गुण भक्ति शाखा के प्रवर्तक हैं ये, ठीक है। तो ये आपको पता ही है कि प्रेमाश्रय शाखा, ज्ञानाश्रय शाखा, दो शाखाएं हैं, है ना। निर्गुण सगुण है, 2 ईयर या 3 ईयर, टू 2 3 तो नहीं, 1 साल मान के चलो। कविता चल रही है, हाँ जी। यूनिट 5 इकाई 5 चल रही है, ठीक है। हम्म, मतलब 1 साल मान के चलो कि 1 साल मैंने दिया है, और उसमें किताबें भी पढ़ी हैं काफी, और मीन्स डट के तैयारी की थी। तो वैसे ही आपको भी करनी पड़ेगी, है ना। हिंदी के भक्ति साहित्य में प्रेमाश्रय निर्गुण भक्ति शाखा के प्रवर्तक, ये तो आपको पता ही है ना। भक्ति काल में 2 शाखाएं हैं, निर्गुण सगुण। और निर्गुण में 2 शाखाएं, सगुण में राम भक्ति शाखा है और कृष्ण भक्ति शाखा है। और निर्गुण में प्रेमाश्री और ज्ञानाश्री 2 शाखाएं हैं। इतना तो सबको पता ही होता है, ये मास्टर्स में पढ़ा होता है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्रेमाश्री निर्गुण भक्ति शाखा, ठीक है। कौन है? जयसी। निर्गुण में प्रेमाश्री शाखा के प्रवर्तक थे ये सूफियों में, ठीक है। सूफी संत और प्रेम काव्य के सफल कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? 1492 में, जायस नामक स्थान में। तो जायसी क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि स्थान का नाम जायस था जहां पे ये पैदा हुए थे।
उपन्यास का टेक्स्ट पढ़े थे पूरा। वेरी गुड सूर्यकांत, पढ़ लिया आपने? अच्छा, एग्जाम से पहले। ओके, मुझे कह रहे हो या अपने आप को बता रहे हो? आखिरी कलाम नामक ग्रंथ में इन्होंने अपने जन्म काल तथा जन्म स्थान का स्वयं संकेत किया है। आखिरी कलाम में ध्यान देंगे यहाँ पर कि कहाँ पर इन्होंने अपने जन्म स्थान के बारे में बताया हुआ है, जन्म काल और जन्म स्थान के बारे में। तो आखिरी कलाम में क्या है? कयामत का वर्णन है। ठीक है, ये वैसे आगे भी आ ही जाएगा, बट यहाँ पे बता देती हूँ। आखिरी कलाम का विषय पूछा जाता है आपको, तो इसमें कयामत का वर्णन है। ठीक है, ये इनकी रचना है, इनका ग्रंथ है। ये गाने थे, आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट टेक्स्ट तो मैंने ऐसे नहीं पढ़ा है, मतलब एक साथ नहीं पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा करके। और बुक्स पढ़ी है मैंने, लाइक शुक्ल वाली बुक, तिवारी वाली, और बच्चन वाली बुक, नगेंद्र वाली बुक, वो बुक्स पढ़ी है। मीन्स भा अवतार मोर 9 सदी 30 बरस ऊपर कभी बदी, मतलब ये बता रहे हैं अपने बारे में। ठीक है, तथा जयस नगर मोर स्थान। कुछ विद्वान जयसी का जन्म स्थान गाजीपुर मानते हैं, किंतु इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। इनके पिता का नाम शेख ममरीज था, किंतु माता का नाम अज्ञात है। इनके पिता का नाम शेख ममरीज पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ भी पूछ ले, तो थोड़े पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना। जब जायसी बालक ही थे तब इनके माता पिता का देहावसान हो गया था। तत्पश्चात इनका पालन पोषण साधु संतों में ही हुआ। सूफी संप्रदाय के प्रसिद्ध पीर शेख मोहदी इनके गुरु थे। शेख मोहिदी कर लेना इसको, शेख मोहिदी। ठीक है, सूफी संप्रदाय के प्रसिद्ध पीर शेख मोहिदी के शिष्य थे ये। जायसी की शिक्षा के विषय में कुछ पता नहीं चलता, परंतु इतना निश्चित है कि जायसी को वेदांत, ज्योतिष, दर्शन, रसायन और हठ योग का पर्याप्त ज्ञान था। ज्ञान किस किस चीज का था इनको, मतलब ये बता रहे हैं इनकी शिक्षा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, बट इनको ज्ञान काफी था। जायसी देखने में कुरूप थे, उनके मुख पर चेचक के दाग थे। मीन्स चेचक जब होता है तो उसके दाग पड़ जाते हैं ना कभी कभी, किसी किसी को चेचक बोले तो चिकन पॉक्स, है ना। तो चेचक के प्रकोप से उनकी बाई आंख और कान क्षीण हो गए थे। मीन्स इतना ज्यादा इनको हो गया था वो। हठ योग एक साधना है जो नाथ करते थे, है ना। ये अगर मैंने शुक्ल बुक पहले पढ़ाई होती तो ये उसमें सब क्लियर हो जाती है आपको बातें। एक साधना है जो सिद्धोनाथों में मानी जाती थी, जो कुंडलिनी जागरण आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, कुंडलिनी जागरण। तो कुंडलिनी जागरण जो करते थे, मतलब वो भी एक हठ योग साधना है। मीन्स हठीले तरीके से साधना करना, है ना, अपने आप को दुख दे करके, और कुंडलिनी जागरण करना, योग साधना करना। इनकी वाणी में विचित्र शक्ति थी। कहा जाता है कि एक बार बादशाह शेरशाह जायसी के कुरूप को देखकर हंस पड़े थे। कौन? बादशाह शेरशाह, शेरशाह सूरी। ठीक है, तो जब उन्होंने देखा, बादशाह ने देखा कि ये जो जायसी हैं कुरूप हैं देखने में, तो हंस पड़े वो इनके रूप को देखकर। तब उन्होंने कहा था, यह मोही होगा। गुड इवनिंग मनीषा। मोही का हंसेसी की कोह रही, कोह रही होगा यहाँ पर। ठीक है, मोही का हंसेसी की कोह रही, मतलब मुझ पे हंस रहे हो या तुम उस कुम्हार पर, यानी कि उस विधाता पर हंस रहे हो जिसने मुझे बनाया, कि तुम मुझ पर हंस रहे हो या उस विधाता पर हंस रहे हो जिसने मुझे बनाया। इस पर शेरशाह बड़ा लज्जित हुआ। मीन्स ऐसा जवाब जायसी ने दिया कि शेरशाह लज्जित हुआ उस बात से। पद्मावत के अतिरिक्त जायसी के ग्रंथों में कौन कौन? एक तो पद्मावत जायसी का ग्रंथ है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा कहरनामा, मसलानामा प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, इनके ग्रंथों के नाम ध्यान से नोट कर लेना सारे। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, जो मैंने आपको पीछे बताया था, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो अंडरलाइन कर रही हूँ वो उसको नोट कर लेना अच्छे से।
मलिक मोहम्मद जायसी गाजीपुर और भोजपुर के दरबार में रहते थे, किंतु वे बाद में अमेठी के राजा भान सिंह के दरबार में चले गए थे। कहते हैं कि इनकी मृत्यु किसी शिकारी की गोली से सन 1542 ईस्वी में हुई थी। तो आगे देखते हैं। साहित्यिक कृतियां, जायसी की कई रचनाएं बताई जाती हैं, जिनमें से निम्नलिखित कृतियां उपलब्ध हैं। पद्मावत, अब इनके जो विषय हैं यहाँ पर थोड़े से डिटेल में दिए हुए हैं, तो इसको देख लेंगे जल्दी से। पद्मावत ये जायसी की सर्वोत्कृष्ट रचना तथा हिंदी का श्रेष्ठ महाकाव्य है। कौन है हिंदी का श्रेष्ठ महाकाव्य? पद्मावत। ठीक है। इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और पद्मावती के प्रेम की कहानी है। किस किस की? चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और पद्मावती के प्रेम की कहानी। अगर शुक्ल वाली बुक आपके पास है, पढ़ लेना। ये मीन्स सूफी वाली स्टोरियां तो आपको पता ही है ना, हंसने वाली, थोड़ी इंटरेस्टिंग ऐसे टाइप की हैं। तो भक्तिकालीन में भी आएंगे। जायसी के बारे में पूछ रहे हो? हाँ, अखरावट, इसमें ईश्वर, जीव, सृष्टि आदि से संबंधित सिद्धांत वर्णित है। ये रीति सिद्ध कवियों में आते हैं। रीति सिद्ध, रीति काल के रीति सिद्ध कवियों में आते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू शुक्ल। अभी अलग अलग विद्वान अलग अलग अपना बताते हैं, लेकिन हम शुक्ल के अनुसार देखें तो रीति सिद्ध में आते हैं ये, रीति काल में मतलब। आखिरी कलाम, इस ग्रंथ में कयामत यानी कि महाप्रलय का वर्णन है। ये ध्यान रखना। चित्ररेखा, यह प्रेम काव्य है। इसमें कन्नौज के राजकुमार प्रीतम सिंह तथा चंद्रपुर नरेश चंद्रभानु की राजकुमारी चित्ररेखा के प्रेम कथा वर्णित है। इसकी जो डिटेल है ना, आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगी नगेंद्र में, मीन्स इनके ग्रंथों की, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपके उस टाइम है बुक्स पढ़ने का, तो नगेंद्र वाली बुक बहुत अच्छी है, उसको आप पढ़ सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए तो बहुत ही अच्छी है वो। नागमती वियोगखंड प्रमुख तथ्य है इसके। नागमती वियोगखंड आपके सिलेबस में है इनका, ठीक है, तो वो आपको देखना है। सॉरी। आचार्य शुक्ल द्वारा संपादित पद्मावत जयसी ग्रंथावली का 30वां खंड नागमती वियोगखंड है, 30वां। ठीक है। और जो हमने पृथ्वीराज रासो का रेवा तट पढ़ा था, पृथ्वीराज रासो पढ़ा था हमने, कितने समय थे उसमें? जल्दी जल्दी बताओ, कितने समय थे? 69। उसमें से रेवा तट जो है वो कौन सा था? रेवा तट कौन सा था उसमें? सतासठ, 27, नागमती वियोगखंड 30वां है। ठीक है, रेवा तट है 27वां। गुड। पद्मावत में श्रृंगार का वियोग पक्ष 3 चरित्रों के माध्यम से दिखाया गया है, रत्नसेन, पद्मावती और नागमती। ठीक है, श्रृंगार का वियोग पक्ष 3 चरित्रों के माध्यम से दिखाया गया है, रत्नसेन, पद्मावती और नागमती। ये पढ़ा है ना आपने, मीन्स नागमती वियोगखंड, नागमती वियोगखंड नहीं, पद्मावत पढ़ा है ना, पद्मावत में ही है ये। रत्नसेन और पद्मावती और नागमती जो है वो रत्नसेन की वाइफ होती है, नागमती है दुनिया धंधा। ये शुक्ल वाली बुक में इसका पूरा वो दिया हुआ है ना, कौन किसका प्रतीक है। सूफी काव्यधारा में सूफी काव्यधारा में मलिक मोहम्मद जायसी सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के प्रमुख कवि हैं। अवधी भाषा में रचित इनका महाकाव्य पद्मावत प्रतिनिधि का ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में की थी। इस ग्रंथ का समय याद रख लेना, ठीक है। में पढ़ी हूँ। अच्छा, आपने शुक्ल वाली बुक नहीं पढ़ी थी? सूफी काव्यधारा, ठीक है, ये रिपीट हुई है वाली पंक्ति दोबारा से। इस ग्रंथ में चित्तौड़ के राजा रत्नसेन एवं सिंगल द्वीप की कन्या पद्मावती के प्रेम विवाह व विवाह के पश्चात जीवन का मार्मिक चित्रण हुआ है। कथा वस्तु 2 भागों में वर्णित है। प्रथम भाग में रत्नसेन और पद्मावती के विवाह की चर्चा है
और द्वितीय भाग में अलाउद्दीन की चित्तौड़ पर चढ़ाई की चर्चा है। ठीक है, 3 भागों में है, सॉरी 2 भागों में है। पहले भाग में क्या है, पद्मावती के साथ रत्नसेन का विवाह, और द्वितीय भाग में क्या है, अलाउद्दीन चित्तौड़ पर चढ़ाई करता है। ठीक है। डॉक्टर हरदेव बहारी की मान्यता है कि पद्मावत की कथा पर प्राकृत भाषा में रचित रत्न शेखर कथा का प्रभाव है। हरदेव बहारी किसका प्रभाव मान रहे हैं पद्मावत की कथा पर? प्राकृत भाषा में रचित रत्नशेखर कथा का प्रभाव मानते हैं। यह अवधि भाषा में रचित महाकाव्य है। यह एक रूपक काव्य है, इसके सभी पात्र प्रतीक रूप में है। यह अवधि भाषा में ही किसके बारे में कह रहे हैं? ये पद्मावत के बारे में कह रहे हैं। ठीक है, यह एक रूपक काव्य है, इसमें सभी पात्र प्रतीक के रूप में है, जिस तरह से हम उसमें पढ़ते भी हैं, है ना। जो तोता है वो किसका प्रतीक है ना, रत्नसेन किसका प्रतीक है, चित्तौड़ किसका प्रतीक है, सिंगल द्वीप किसका प्रतीक है। इस तरह से रत्नसेन में साधक या जीवात्मा का स्वरूप दिखाया जाता है। पद्मावती ईश्वर से मिलने वाला ज्ञान या बुद्धि है, अथवा चैतन्य स्वरूप परमात्मा है। तो सूफियों में, हमने कल भी बात की थी, सूफियों में स्त्री को स्त्री के रूप में ईश्वर को माना जाता है ना। तो पद्मावती को पाने के लिए रत्नसेन कैसे कैसे संकटों से होता हुआ जाता है और फिर जाकर के पद्मावती को प्राप्त करता है। तो इसमें इनका बताने का मतलब ये होता है कि एक साधक जो है ईश्वर की प्राप्ति में जब निकलता है तो उसको बहुत सारी जो कठिनाइयां हैं उनका सामना करना पड़ता है ना। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि चैतन्य स्वरूप परमात्मा है, जिसकी प्राप्ति का मार्ग बताने वाला तोता इसमें गुरु है ना। उस मार्ग में अग्रसर होने से रोकने वाली नागमती संसार का जंजाल है। तो नागमती क्या करती है, नागमती और तोते की बातचीत हो रही है आपस में। तो नागमती को लगता है कि मैं दुनिया की सबसे सुंदर हूँ, है ना, दुनिया में सबसे सुंदर मैं ही हूँ। तो नागमती तोते को बोल रही, देखिए तुमने कभी कोई मेरे जैसी सुंदर? तो तोता बोलता है, नहीं, तुमसे भी सुंदर है पद्मावती। तो नागमती सोचती है कि क्या हो, ऐसा ना हो कि रत्नसेन को पता चल जाए, रत्नसेन उसका पति होता है, तो कहीं रत्नसेन को पता चल जाए और वो पद्मावती की खोज में निकल जाए। तो वो क्या करती है, तोते को मार डालना चाहती है ना। और आखिरकार फिर जैसे तैसे ये तोता जो है वो रत्नसेन से बता ही देता है पद्मावती के सौंदर्य के बारे में, और सौंदर्य के बारे में सुनते ही वो मूर्छित हो जाता है ना। इस तरह की स्टोरीज जो है शुक्ल ने काफी बयान की हुई है सूफी काव्य में, जो हम पढ़ते हैं। तो जैसे ही कोई नायक नायिका को देखता है तो मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो यहाँ पर भी, इसमें भी ऐसी स्टोरी बताई हुई है। तो राघव चेतन शैतान व अलाउद्दीन माया है। तो कुत्ता का नाम याद नहीं आ रहा मुझे अभी, आ जाएगा अभी आगे। राघव चेतन शैतान व अलाउद्दीन माया है। तो राघव चेतन शैतान का प्रतीक है, अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। ठीक है, नागमती जो है वो दुनिया धंधा का प्रतीक है, और तोता जो है वो गुरु का। इस तरह से आगे शायद दिया होगा इसमें, है ना, देखते हैं। जायसी में नागमती के विरह का विस्तृत वर्णन किया गया है, जो बेहद रमणीय, सुंदर व मार्मिक है। हीरामनियस, हीरामन तोता सुंदर और मार्मिक है। नागमती रत्नसेन की पत्नी है, जो रत्नसेन के पद्मावती की खोज में सिंगल द्वीप जाने पर 1 वर्ष तक पति से अलग रहने के कारण विरह वेदना भोगती है। ठीक है, कौन? नागमती। जब उसका पति चला जाता है पद्मावती की खोज में, कहाँ चला जाता है? सिंगल द्वीप चला जाता है। तो 1 साल तक, ध्यान दें, 1 साल तक वो पति से अलग रहने के कारण विरह वेदना में है। तभी तो नागमती वियोग खंड लिखा गया है ना। तो उसके वियोग का वर्णन इसमें किया गया है कि जब वो अपने पति के वियोग में थी तो किस तरह से उसकी सिचुएशन थी। सच यह है कि जयसी का भावुक मन नागमती के वियोग में ही अधिक रमा है। तो क्यों? क्योंकि जयसी के साथ भी क्या हुआ था? ऐसा ही हुआ था। कौन थी वो जयसी की प्रेमिका? इस संबंध में शुक्ल जी की स्पष्ट धारणा है कि नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है। नागमती के विरह की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह मानी गई है कि इसमें नागमती को रानी के रूप में नहीं, एक साधारण विरह दग्ध नारी के रूप में वर्णित किया गया है। तो मतलब एक रानी के रूप में नहीं दिखाया गया इसको, एक साधारण नारी के रूप में जो कि विरह की वेदना से तड़प रही है, तो उसके बारे में दिखाया हुआ है ना। जयसी के साथ क्या होता है कि वो भी एक क्या वैश्या से प्रेम करते हैं, सुजान नामक वैश्या से।
जिस दरबार में वो होते हैं, क्या नाम होता है वो राजा का, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो वहां पर जो है जायसी जो है वो बहुत अच्छा गाते भी हैं, है ना। चलो इसकी स्टोरी देख लेंगे बाद में, फिर लंबा हो जाएगा। शुक्ल जी कहते हैं, अपनी भावुकता का बड़ा भारी परिचय जायसी ने इस बात में दिया है कि रानी नागमती विरह दशा में अपना रानीपन बिल्कुल भूल जाती है। वैसे इतनी ज्यादा विरह में है वो कि वो भूल जाती है कि मैं रानी भी हूँ। अपने को केवल साधारण नारी के रूप में देखती है। इसे सामान्य स्वाभाविक स्वाभाविक वृत्ति के बल पर उसके विरह वाक्य छोटे बड़े सबके हृदय को समान रूप से स्पर्श करते हैं। नागवती के विरह वर्णन की एक और प्रमुख विशेषता यह है कि उसका विरह केवल व्यक्तिगत संयोग सुख की प्रेरणा पर आधारित नहीं है, बल्कि जीवन के लोक व्यवहारों तथा कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। नागवती मध्यकाल की एक हिंदू नारी है जिसके जीवन की सारी सार्थकता उसके पति में केंद्रित है। तो हिंदू नारियां भी ऐसी होती है ना, पति पर केंद्रित होती हैं पूरी, है ना। नागमती के वियोग में इस गार्हस्थ्य चेतना ने अद्भुत मार्मिकता का समावेश कर दिया है। विरह वर्णन में फारसी मसनवियों की शैली प्राय ऊहात्मक हो जाती है। एक मसनवी शैली एक शैली होती है लिखने की, जिसमें सबसे पहले राजा की प्रशंसा होती है, फिर ऐसे करके, मुझे सीक्वेंस याद नहीं है अभी उसका, ठीक है, ये बता दूंगी बाद में। पहले राजा की प्रशंसा, फिर ईश्वर की प्रशंसा, इस तरह से शाही वक्त की, मतलब ऐसे ऐसे करके वो है। इसमें 3-4 मतलब प्रशंसा पहले करते हैं, फिर लिखना शुरू कर देते हैं। कोई ग्रंथ लिखना हो तो उसको बोलते हैं मसनवी शैली। आगे है ऊहात्मक का अर्थ है विरह का ऐसा अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन जो असामान्य होने के साथ साथ कहीं जुगुप्सापूर्ण होने लगे, कहीं कुरुचिपूर्ण। या नागवती के विरह में जयसी ने ऊहात्मकता का सहारा तो लिया है, किंतु उसे कहीं भी मजाक का विषय नहीं बनने दिया है। ठीक है, यहाँ पे बताया हुआ है ना ऊहात्मकता का अर्थ, पढ़ दिया मैंने। पद्मावत की भाषा की प्रशंसा करते हुए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा था, जयसी की अवधी भाषा शास्त्रियों के लिए स्वर्ग है, जहां उनकी रुचि की अपरिमित सामग्री सुरक्षित है। मैथिली के लिए जो स्थान विद्यापति का है, मराठी के लिए जो महत्व ज्ञानेश्वरी का है, वही महत्व अवधि के लिए जयसी का है। मतलब जयसी ने अवधी भाषा में लिखा हुआ है। और आगे है जयसी प्रेम, प्रणयानुभूति और तसव्वुफ यानी कि आध्यात्मिकता के रचनाकार हैं। आचार्य शुक्ल ने सूर तथा तुलसी के साथ अपनी त्रिवेणी में इन्हें स्थान देकर कालजयी रचनाकार की संज्ञा दी है। तो शुक्ल की एक रचना है त्रिवेणी, ठीक है, वो आपको याद रखना है। मीन्स उनकी बुक है वो त्रिवेणी के नाम से, कभी मौका मिले तो उसको भी खरीद लेना, पढ़ लेना। ठीक है, त्रिवेणी, उसमें पूछा जाता है कि त्रिवेणी में किस किस को स्थान दिया हुआ है शुक्ल ने, तो यहाँ साफ साफ बताया हुआ है सूर, तुलसी, जयसी। ठीक है, सूर, तुलसी, जयसी, त्रिवेणी मतलब 3 कवियों का इसमें वर्णन है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण कवियों में उन्होंने इनको भी जोड़ा हुआ है, जयसी को भी। उन्होंने माना कि पद्मावत में नागमती वियोग वर्णन श्रृंगार साहित्य में अद्वितीय वस्तु है। डॉक्टर विजय देव नारायण शाही ने यह स्वीकार किया है कि जयसी एक लौकिक रचनाकार रही, जिन्होंने लोक संवेदनाओं को विशेष वरीयता दी। जयसी की प्रेम पद्धति शुक्ल जी के शब्दों में नागमती के विरह वर्णन के अंतर्गत वेदना का अत्यंत निर्मल और कोमल स्वरूप, हिंदू दाम्पत्य जीवन का अत्यंत मर्मस्पर्शी माधुर्य अपने चारों ओर की प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों के साथ विशुद्ध भारतीय हृदय की साहचर्य भावना देखने योग्य है। शुक्ल जी ने जयसी ग्रंथावली की भूमिका में प्रेम के 4 रूप माने हैं। जयसी ग्रंथावली की भूमिका जो शुक्ल जी ने लिखी है, बता रहे हैं कि प्रेम के 4 रूप माने हैं उन्होंने भूमिका में। एक तो विवाह के उपरांत, एक पूर्वराग और अंतपुर से संबंध। यहाँ पर 3 दिए हैं, चौथा आगे होगा शायद। गुण श्रवण आदि से उत्पन्न प्रेम, उनके अनुसार पद्मावत का प्रेम चौथे प्रकार का है। यहाँ पे चौथा प्रकार भी बता दिया हुआ है, ये वाला। ठीक है, क्योंकि राजा रत्नसेन और पद्मावती दोनों तोते के मुख से एक दूसरे के संबंध में सुनकर ही परस्पर अनुरक्त होते हैं। तो तोता ही है जो दोनों को एक दूसरे के बारे में बताता है। पद्मावती को रत्नसेन के बारे में, और रत्नसेन को पद्मावती के बारे में बताता है। और शुक्ल जी ने मिलन से पूर्व रत्नसेन के पद्मावती के प्रति मनोभाव को
लोभ कहाँ है? क्या बता रहे हैं? शुक्ल जी ने मिलन से पूर्व रत्नसेन के पद्मावती के प्रति मनोभाव को क्या कहा है? लोभ। कि जब तक वो मिले नहीं है, उससे पहले जो उनके मन में रत्नसेन के मन में जो पद्मावती के लिए है, उसको क्या कहा है? लोभ कहा है। क्योंकि वह लोभ मतलब लालच, क्योंकि वह से निर्दिष्ट के प्रति ना होकर सामान्य के प्रति है। मतलब कि निर्दिष्ट मतलब जिसका निर्देश ना दिया गया हो, सामान्य सामान्य के प्रति है। शुक्ल जी की इस चर्चा से स्पष्ट है कि जायसी की प्रेम व्यंजना सर्वत्र आध्यात्मिक न होकर अनेक स्थलों पर लौकिक हो गई है। तो शुक्ल जी क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि जायसी की जो प्रेम व्यंजना है वो सर्वत्र आध्यात्मिक नहीं है, मतलब हर जगह आध्यात्मिक नहीं है। किसी किसी स्थलों पर वो कैसी हो गई है? लौकिक हो गई है, यानी कि इस लोक की हो गई, सांसारिक हो गई है। जायसी की प्रेम व्यंजना की विशेषताएं देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने जायसी की प्रेम पद्धति की 3 विशेषताओं की ओर संकेत किया है। मानसिक पक्ष की प्रधानता, भारतीय एवं फारसी पद्धतियों का समन्वय, भावात्मक और व्यवहारिक शैलियों का सामंजस्य जायसी प्रेम को जीवन का पर्याय मानते थे। यहाँ पे कॉमा। भक्ति काव्यधारा की सूफी शाखा से संबंधित जायसी अन्य भक्तिकालीन संतों भक्तों की भांति ही जीवन व प्रेम की सार्थकता को स्वीकार करते थे। उनकी रचनाओं में मानुष प्रेम का सबल चित्रण मिलता है। जिस प्रकार परमानंदास कबीर और नंददास हो गए यहाँ पर ना, जैसे संतों ने वैकुंठ को लौकिक जीवन में खोजने की कोशिश की, उसी प्रकार जायसी भी प्रेम के माध्यम से वैकुंठ नहीं, जीवन को ही वैकुंठी बना देने की वकालत करते दिखे हैं। तो मतलब प्रेम के माध्यम से वैकुंठ नहीं पहुंचना है, बट जीवन को ही क्या बना देना है? स्वर्ग बना देना है। ऐसे कहते हैं ना, जीवन को ही स्वर्ग बना लो, इस धरती को ही स्वर्ग बना लो, यहीं पे रहते हुए स्वर्ग का आनंद ले लो। मानुष प्रेम गहु बैकुंठी, नाही ते कह छार भरी मुट्ठी। तो ये मानुष प्रेम भयो भयो बैकुंठी, इस तरह से शुक्ल में लिखा हुआ है, बात एक ही है। ये किसकी पंक्ति है? जयसी की। जयसी का यह प्रेम जीवन में राम को उत्पन्न करता है। इसके लिए आवश्यक है स्वयं का विलय या फिर आत्मदान। मतलब कि अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो स्वयं का विलय या फिर अपने आप को दान कर देना है, अपने आप का समर्पण कर देना है ईश्वर के प्रति। रत्नसेन राजपाट तथा अहम को त्याग कर उस प्रेम को पा सका। मीन्स अहम को त्यागना पड़ता है कि रत्नसेन ने भी राजपाट को पहले त्यागा, मतलब राजा था वो, उसने उस राजगद्दी को पहले छोड़ा, अपने अहम को छोड़ करके फिर उसने उस प्रेम को प्राप्त किया, यानी कि ईश्वर को प्राप्त किया। तोरे कारण प्रेम प्यारी राज छाड़ी भयो भिखारी। तो क्या कहता है रत्नसेन पद्मावती को कि तेरे कारण प्रेम प्यारी, मैंने राजपाट जो है वो सब छोड़ करके मैं क्या बन गया? भिखारी बन गया। मीन्स अगर ईश्वर की प्राप्ति अगर आप करना चाहते हैं तो आपको भी अपना घमंड मतलब राजपाट का मतलब क्या है? घमंड छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे इसके विपरीत अलाउद्दीन खिलजी ने शक्ति तथा सत्ता दर्प को करना चाहा और उसे प्रेम के स्थान पर मुट्ठी भर राख मिली। तो क्या हो गया था कि जयसी थे ना वो जो वैश्या से प्रेम करते थे, सुजान से, तो यहाँ पर उन्हीं के बारे में लिखा हुआ है कि उनको क्या हुआ? प्रेम के स्थान पर उनको क्या मिली? मुट्ठी भर राख। आचार्य शुक्ल ने इस प्रेम को अलौकिक प्रेम माना। मीन्स अलौकिक प्रेम जो इस लोक से परे हो, इस लोक का ना हो। ठीक है, तो शुक्ल का कहना है कि जायसी सूफी अधिक थे, कवि कम थे। ध्यान रखेंगे, शुक्ल ने कहा इनके बारे में, उनकी प्रेम अभिव्यंजना आध्यात्मिकता पर आधारित थी, जिसमें लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम को प्राप्त करने की गूंज व्याप्त है। जायसी के काव्य में लोक तत्व जायसी सूफी काव्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि हैं। इनकी 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। 3 प्रमुख रचनाएं ध्यान रखेंगे।
पद्मावत उनकी यश का आधार है, मीन्स पद्मावत के कारण ही उनको प्रसिद्धि मिली है। जयसी मुसलमान थे, परंतु उन्होंने हिंदू त्योहारों जैसे होली, दीपावली आदि का भी वर्णन किया है। इस प्रकार पे हिंदू पौराणिक कथाओं की चर्चा करते हुए रामकृष्ण अर्जुन आदि के बारे में भी बताते हैं। यहाँ बता रहे हैं हिंदी कवियों में एकमात्र जयसी ही ऐसे कवि हैं जिन्होंने समुद्र का वर्णन किया है। पुराणों में उल्लेखित सातों समुद्रों का वर्णन जयसी ने पद्मावत में किया है। ध्यान रखेंगे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स को। राजा रत्नसेन प्रेम मार्ग पर दृढ़ था, जिसके परिणाम स्वरूप वह क्षार समुद्र, क्षीर समुद्र, उदधी समुद्र, सुरा समुद्र और किलकिला समुद्र को साहसपूर्वक पार करके सातवें समुद्र मानसर में आ पहुंचता है। सूफी अधिक है मतलब धर्म की तरफ ज्यादा, मतलब जिसका झुकाव हो। सुजान घनानंद की है, ओके। इनकी एक तो एक जैसी प्रेमिकाओं के नाम एक जैसे है ना, सुजान, सुभान। इसलिए मैं वो कर रही थी। समुद्रों में से 5 तो पौराणिक मान्यता के अनुरूप हैं, शेष 2 मानसरोवर व किला पूर्णतः लोक कथाओं में आते हैं। विवाह के दौरान अटारियों पर चढ़ी स्त्रियों का दूल्हे को देखना भी लोक तत्व का उदाहरण है। लोक तत्व को ध्यान में रखकर ही ऐसे दृश्य जयसी ने पद्मावत में रखे हैं। जयसी का प्रकृति वर्णन जयसी ने प्रकृति का विभिन्न रूपों में वर्णन किया है। पद्मावत में नव, नदी, वाटिका, समुद्रोत्सव, पर्व, वस्त्र, आभूषण, भोज्य सामग्री आदि का वर्णन मिलता है। यहाँ जयसी ने विभिन्न रूपों में प्रकृति का वर्णन किया है। सुजान घनानंद, सुभान बोधा, आलम शेख रंगरेजिन। हाँ, एक और भी है ना इसमें, एक और है ना, अभी याद नहीं आ रहा मुझे, माइंड से सारा, चलो बाद में देखेंगे इसको। इस प्रकार सूफी काव्य धारा के इस महाकवि की काव्य कला अत्यंत व्यापक थी। लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना करते हुए उन्होंने हिंदी कवियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाने में सफलता प्राप्त की है। वर्षा ऋतु का आगमन कितना सुखकर है, पावस का समय पति पत्नी के इस सुख को और अधिक द्विगुणित कर देता है। पद्मावत चाहत ऋतु पाई, गगन सोहा वन भूमि सोहाई। चमक बीज बरसे जल सोना, दादुर मोर सबद सुठिलोना। रंग राती प्रीतम संग जागी, गरजे गगन शौकी गर लागी। शीतल बूंद ऊंच चौपारा, हरियर बस देखाई संसारा। इस प्रकार पावस ऋतु विरहावस्था में नागमती की वियोग वेदना को और अधिक प्रज्वलित कर देती है। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा विरह धुंध दल बाजा। खड़गी बिजु चमके चहु ओरा, बूंद बान बरराही घन घोरा। आलंबन रूप में पद्मावत में प्रकृति के आलंबन रूप के अंतर्गत प्रकृति 2 रूपों में सामने आई है। एक तो कवि ने बिंब ग्रहण प्रणाली के आधार पर प्रकृति के संश्लिष्ट बिंबग्राही चित्र प्रस्तुत किए हैं। दूसरे नाम परिगणन प्रणाली को अपनाकर प्राकृतिक वस्तुओं के केवल नाम ही गिना दिए गए हैं। प्रकृति के भव्य रूप की झांकी अंकित करते हुए जयसी ने मानसरोवर का अत्यंत रम्य वर्णन प्रस्तुत किया है। उसमें खिले हुए कमल, सुंदर घाट, मनोरम सीढ़ियां, निर्मल जल, पुष्पों की सुगंध अत्यंत मनमोहक है। मन सदौरक बरनो कहा, भरा समुद्र अस अति अवगाही। पानी मोती अस्य निर्मल तासु, अमृत आनी कपूर सुआसु। लंक दीप के सिला अनाई, बांधी सरवर घाट बनाई। खंड खंड सीढ़ी भई गरेरी, उतरही चढ़ही लोक चहु फेरी।
फूला कंबल रहा हुई राता, सहज सहज पखुरिन कर छाता। नाम परिगणन प्रणाली का प्रयोग करते हुए कवि ने सिंगल द्वीप के उन समस्त वृक्षों के नाम गिना डाले हैं जो वहां के उपवनों में विमान है जो वहां के उपवनों में विराजमान है या फिर है। ठीक है, तो इसमें वो वृक्षों के नाम थे। फरे आव अति सघन सुहाए, ओजस फबे अधिक सिर नाए, कटहर डार पींड सन पाके। ठीक है, इसमें बताया है प्रतीकात्मक रूप में इसमें जायसी ने प्रकृति के विभिन्न उपादानों को प्रतीक एवं संकेत रूप में ग्रहण किया है। सिंगलगढ़ को कवि ने परम धाम या ब्रह्मलोक का प्रतीक माना है। सिंगल द्वीप किसका प्रतीक है? सिंगल द्वीप सिंगल द्वीप पहले यहाँ पे प्रतीक देख लेते हैं कौन कौन से इसमें नाम आते हैं। सिंगल हृदय का प्रतीक है ना, हृदय। और पद्मावत किसका प्रतीक है? जितनी भी सूफी काव्य हैं जिसमें स्त्रियां हैं, मीन्स नायिका है जो, जैसे पद्मावती है, वो किसका प्रतीक है? पद्मावती किसका प्रतीक हुई? परमात्मा का। ठीक है, हीरामन या फिर तोता गुरु का। और नागमती दुनिया धंधा संसार का। दुनिया धंधा या फिर संसार। रत्नसेन आत्मा। और किसी को कुछ याद है तो बता दो जल्दी जल्दी। रत्नसेन आत्मा है कि मन है? हम्म रत्नसेन आत्मा है कि मन है? मन है ना। आत्मा का प्रतीक कौन है इसमें फिर? सिंगल द्वीप हृदय हो गया, पद्मावती परमात्मा, हीरामन गुरु, नागमती दुनिया धंधा, रत्नसेन मन, और अलाउद्दीन शैतान, राघव चेतन, अलाउद्दीन माया है ना, अलाउद्दीन माया है ना, और राघव चेतन शैतान। नहीं कोई नहीं, ये जो मैंने लिखा है देख लेना। राघव चेतन, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ।
ये नोट कर लेने अपने प्रतीक सारे जो भी यहाँ पे लिखे मैंने, ये आपके काम के हैं, ठीक है। हाँ, राघव चेतन शैतान का है, अलाउद्दीन माया का है, ठीक है। इतना हो गया। शैतान। अच्छा, हम कहाँ थे? एक स्थल पर कवि ने सिंगलगढ़ को, हाँ, सिंगलगढ़ जो है वो शरीर का प्रतीक है, ये भी देख लेना। सिंगलगढ़ एक नहीं, सिंगलगढ़ हृदय का प्रतीक है, सिंगल द्वीप या सिंगलगढ़। यहाँ बता रहे हैं कि सिंगलगढ़ को शरीर का प्रतीक एक जगह पर बनाया हुआ है कवि ने, और हठ योग की साधना से उसका संबंध जोड़ते हुए उसकी 9 पौरे 5 कोटवार 10 द्वार कुंड सुरंग आदि को क्रमशः 9 चक्र, ठीक है, ये सारा वो हठ योग के बारे में बताया हुआ है। 9 पौड़ी तेरी गढ़ मझियारी, यहाँ पे इसका पूरा वो दिया हुआ है। इसमें जहाँ प्रकृति और मानव की भांति क्रियाकलाप करते हुए चित्रित की जाती है, अथवा जब प्रकृति में चेतना, संवेदना और भावना को आरोपित कर दिया जाता है, तो वह वर्णन प्रकृति का मानवीकरण कहलाता है। हम बोलते हैं ना, इससे मानवीकरण किया गया है, तो वो जब प्रकृति को संवेदना, भावना को आरोपित करते हुए दिखाया जाता है, तो वो क्या होता है? प्रकृति का मानवीकरण कहलाता है। मानव के रूप में प्रकृति है ना, क्योंकि जो मानव के अंदर जो संवेदनाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं, अगर वो प्रकृति के अंदर दिखाई जाए तो उसको मानवीकरण कहते हैं ना। जयसी ने पद्मावत में एक स्थल पर मानव की भांति चेष्टाएं करते हुए दिखाया हुआ है प्रकृति को। आगे है भा निर्मत तिन पायना पर से भा शीतल तय तपनी बुझाई, संदेश वाहक के रूप में भी प्रकृति। इसमें जायसी ने प्रकृति को संदेश वाहक, दूत के रूप में भी अंकित किया है। कवि ने एक पक्षी को नागमती का संदेश लेकर सिंगल द्वीप भेजा है। एक पक्षी कौन है? सिंगल द्वीप भेजा है, और उसका संदेश पाकर राजा रत्नसेन चित्तौड़ आने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो लेह सो संदेश विहंगम चला, विहंगम मतलब पक्षी, उठी आणी संगरो सिंगला, मतलब कि आना पड़ा उसको सिंगल। जायसी की काव्य कला के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। जायसी सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। उनका महाकाव्य पद्मावत अवधी भाषा में कुछ कोटि का साहित्यिक ग्रंथ है, जिसमें जायसी ने अपनी उर्वर रसात्मकता का अद्भुत समन्वय किया है। जायसी का पद्मावत कई दृष्टि में उल्लेखनीय महाकाव्य माना जाता है। सौंदर्य निरूपण देखते हैं। जायसी ने पद्मावती के रूप सौंदर्य का निदर्शन किया है। वह अलौकिक सौंदर्य से युक्त एक ऐसी युवती है जिसके रेशमी केश काले काले सर्पों की भांति है। जब वह अपने जूड़े को खोलकर बाल झाड़ती है तो केशों की श्यामता के कारण, मीन्स श्यामता मतलब काले हैं बाल, है ना, श्याम रंग, काले सर्वत्र अंधकार हो जाता है। तो ये हमने शुक्ल में भी पढ़ा हुआ है। शुक्ल में भी ये वाली पंक्तियां दी हुई हैं कि जब जब वो पद्मावती अपने बालों को खोलती है, जूड़ा खोलती है, तो उसके काले केश जो है वो जब वो झाड़ती है उनको खोल करके, तो ऐसा मतलब पूरा अंधकार फैल जाता है पूरी सृष्टि पर। भंवर केस वह मालती रानी विसहर लुरही लेही अर्धानी, बेनी छोरी झारू जवारा सर्ग पताल होई अंधियारा, में स्वर्ग और पताल में दोनों जगह अंधियारा हो जाता है। जयसी ने नायिका के नक्शिक सौंदर्य का अलंकारिक वर्णन किया है। उनके उपनाम पारंपरिक भले ही हों, किंतु सौंदर्य वर्णन में नवीनता परिलक्षित होती है। वस्तु निरूपण, ये हेडिंग है। सूफी काव्य में अनेक प्रकार से वस्तु वर्णनों द्वारा मानवीय ज्ञान में अभिवृद्धि की गई है। पद्मावत में वस्तु वर्णनों की बहुलता है। उसमें वन उपवन, खास सामग्री, समुद्र वर्णन, उत्सव, लोकाचार, यात्रा, का वर्णन किया गया है। शकुन, जल क्रीड़ा, मतलब ये नख और शिख अलग अलग हो गए हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। नक्षिक वर्णन आदि का विस्तार से निरूपण किया। जायसी का युद्ध वर्णन अन्य सभी वर्णनों की अपेक्षा अधिक मर्म स्पर्शी एवं सजीव है। दोनों सेनाओं के आक्रमण, हाथियों की गर्जना और विभिन्न अस्त्र शस्त्रों का संचालन, गुंडों व जिनके हाथ पैर छिन्न भिन्न हो का पृथ्वी पर गिरना, कबंधों का चक्कर काटना आदि का रोमांचक वर्णन इन्होंने किया है युद्ध में। प्रकृति निरूपण, जयसी ने प्रकृति एवं उद्दीपन रूप का प्रमुखता से निरूपण किया है। बिंब ग्रहण प्रणाली के आधार पर प्रकृति के रम्य एवं संश्लिष्ट चित्र उसमें प्रचुरता से प्रस्तुत किए गए हैं। उदाहरणार्थ मानसरोवर वर्णों कहा भरा रहस्यवादी भावना,
क्या है? रहस्यवादी भावना, यहाँ पर है हेडिंग, आगे है, यहाँ पे डैश लगा लेना, मतलब नोट करने की तो जरूरत नहीं है, इसको पढ़ना ही है बस। जैसी ने भावात्मक एवं साधनात्मक रहस्यवाद का समावेश अपने काव्य में किया है, वह यह मानते हैं कि परमात्मा रूपी प्रियतम हृदय में ही है, किंतु कौन है जो उससे मेल करा दे। ठीक है। जयसी का पद्मावत यद्यपि श्रृंगार रस प्रधान महाकाव्य है, तथापि उसमें अन्य अनेक भावों एवं रसों का निरूपण किया गया है। नायिका के सौंदर्य चित्रण में तथा नायक नायिका के मिलन प्रसंगों में तो रति का पूर्ण परिपाक हुआ ही है, साथ ही युद्ध वर्णनों में वीर रस का पूर्ण परिपाक हुआ है। जयसी ने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि शुक्ल वाली पंक्ति है। जयसी ने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है, मीन्स धरती वाला प्रेम उसको किसके साथ, आध्यात्मिक प्रेम के साथ, और इस लोक के परे वाले प्रेम के साथ जुड़ा हुआ है। उनका वियोग वर्णन उच्च कोटि का है, जिसमें हृदय की पीड़ा की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। तो यहाँ से ये इनका वो शुरू होता है आगे। पियसो कहे हूँ संदेशड़ा ए भोरा एकाग, सो धनी बिरहे जरी मुई तेहिक धुआं हम लाग। तो वो अपने कौवे और भौरे को कहती हैं कि मेरे प्रियतम को क्या करो, तुम संदेश दे दो। अलंकार निरूपण यहाँ पे दिया हुआ है। जयसी ने अलंकारों में उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीक, व्यतिरेक, रूपकातिशयोक्ति आदि का अधिक प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त अन्योक्ति और समासोक्ति का प्रयोग भी है। ठीक है। हाँ, शुक्ल की पंक्ति, शुक्ल के नाम पे इसको नोट कर लेना। ठीक है। यहां से देखते हैं। दोहा चौपाई छंद का प्रयोग पद्मावत में किया है, वो ये आपको याद रखना, दोहा चौपाई छंद का प्रयोग। ठीक है। 12 मासा वर्णन भी है। हाँ जी। इतिवृत्तात्मक वर्णनों के लिए छंद सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। जयसी के चौपाई तथा दोहा छंद में शास्त्रीय नियमों का उल्लंघन कई स्थानों पर मिलता है तथा उसमें वह शास्त्रीयता दिखाई नहीं पड़ती जो रामचरितमानस में प्रयुक्त दोहा चौपाइयों में उपलब्ध होती है। जयसी ने 7 अर्धालियों के बाद एक दोहे का विधान किया है। ठीक है। अर्धाली का मतलब एक, जैसे एक दोहा है तो दोहे की जो एक एक वो होती है, आधी जो पंक्ति होती है उसको अर्धाली कहते हैं। ठीक है। नागवती वियोग खंड के पद व्याख्या, तो यहां से नागमती वियोग खंड की पद व्याख्या शुरू होती है। नागमती च्योतर पथ हेरा, प्यू जो गए पुनि कीन न फेरा, नागर काहू नारी बसपरा, तेई मोर प्यू मौसो हरा, स्व काल हुई ले गई लेगा प्यू, प्यू नहीं जात ताज बरुज्यू, भयो नारायण बावन करा, राज करत राजा बलिछरा, करन पास लीनेऊ की छंदु, बित्र रूप धरी झिल मिलियंदु, मानत भोग गोपीचंद भोगी, ले अपसवा जलंधर जोगी, लेगा कृस्तहि गरुड़ अलोपी, कठिन विछोह जाय जियहि किमि गोपी, सारस जोरी कौन हरि, मारी बियाधा लीन, झुरी झुरी पिंजर हो भई, बिरह काल मोहि देन। तो यहाँ पे पूरी इसकी व्याख्या भी दी हुई है कि कवि क्या कहते हैं यहाँ पर कि चित्तौड़ में नागमती रत्नसेन के आने के बाद मार्ग की ओर लगातार देखती हुई रत्नसेन के लौटने की प्रतीक्षा में व्याकुल है। वो कहती है कि मेरे प्रियतम मुझको छोड़कर एक बार क्या गए, लगता है वे अब हमेशा के लिए मुझे छोड़ गए हैं। वे अब वापस लौट कर आने का नाम ही नहीं लेते। ऐसा लगता है किसी चतुर स्त्री ने उनको अपने वश में कर लिया है और उनका हृदय अपने वश में कर रखा है। ठीक है। नागमती कहती है कि वह तोता मेरे प्रियतम को यहां से ले गया, क्योंकि तोता उसको कहता है कि पद्मावती तुमसे ज्यादा सुंदर है, तो उसको मरवा देना चाहती है। उस हीरामन को मेरे प्रियतम को नहीं ले जाना चाहिए था, चाहे उसके स्थान पर मेरी जान ही ले लेता। इस हीरामन ने तो मेरे मेरे साथ उसी प्रकार का छल किया है जिस प्रकार का छल राजा बलि के साथ वामन ने किया था। उसने इंद्र की भांति छल पूर्वक मेरे पति को विमुक्त कर दिया। राजा गोपीचंद राजसी वैभवों से तृप्त रहते थे, किंतु एक बार जलंधर योगी उनको अपने साथ ले गए। इसी प्रकार ये तोता भी मेरे राजसी स्वामी को ले गया। यह तोता उसी प्रकार मेरे स्वामी को ले गया जिस प्रकार अक्रूर कृष्ण को ले गया था। नागवती कहती है कि मेरी जीवन स्थिति उसी प्रकार की हो रही है जिस प्रकार
कृष्ण के विरह में गोपियों की। ठीक है, तो कृष्ण के विरह में गोपियों की स्थिति कैसी थी ये हम देखेंगे उद्धव गोपी संवाद में, भ्रमर गीत सार में, है ना। नागमती दुख व्यक्त करती हुई कहती है, अरे तोते तूने हम यानी कि नागमती और उसके प्रियतम दोनों सारसों की जोड़ी को क्या कर दिया, बिछोड़ दिया, मीन्स अलग कर दिया, गंग कर दिया। इससे अच्छा तो तू खड़ग से मेरी हत्या कर देता, प्रिय के वियोग में मेरा सिर अस्थि पंजर हो गया है। ठीक है, आगे है पीयू वियोग अस बाउर जीव पपीहा नीति बोले प्यू प्यू अधिक काम दाथे सो रामा। देखो पंक्तियां पूछी जा सकती हैं आपको, इस तरह से पंक्तियां दे दी जाती है ना। पीयू वियोग अस बाउर जीव पपीहा नीति बोले प्यू प्यू, ये वाली पंक्ति ध्यान रखना, मीन्स पूछी गई है ये। अधिक काम दाथे सो रामा हरि लेई सुआ गयु प्यो नामा बिरह वान तस लाग न डोली रक्त पसीजे भिज गई चोली सूखा हिया हार हार भरी, मतलब पूरा ये बता रही है अपनी स्थिति को कि कैसी है, कि पूरा मैं मतलब जो पसीने हैं वो भी खून के समान निकल रहा है पसीना, और मैं पूरी भीग गई हूँ, मेरे कपड़े पूरे भीग गए हैं, और मेरा दिल जो है वो सूख गया है। सूखा हिया हार भारी, जो मैंने हार पहना हुआ है वो भी कैसा लगने लगा है, भारी लगने लगा है। मीन्स क्यों भारी लगने लगा है, क्योंकि शरीर जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। हरे हरे प्राण तजही सबनारी खन एक आव पेट महसासा खने ही जाई ज्यो होई निराशा पवन डोला वही सींचे ही चोला पहर एक समझ हिमुख बोला प्राण पयान होत को राखा को सुनाओ प्रीतम की भाखा, मतलब कोई प्रिय की भाषा मुझे सुनाओ। ठीक है, तो ये इसकी पंक्तियां मतलब पूरा ये व्याख्या दी हुई है। अगर कल की क्लास में देखते हैं इसको, थोड़ा सा आपको पढ़ा दूंगी तो उसके बाद आपको फिर आगे खुद से पढ़ लेना, है ना। थोड़ा सा पढ़ा दूंगी तो आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा किस किस तरीके से इसको पढ़ना है और क्या इसका वो है, पंक्तियां इसकी कैसी है ना। तो फिर देखते हैं इसको कल की क्लास में। चलें चलते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। अभी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है। थैंक यू, ओके, मोस्ट वेलकम, बाय बाय, टेक केयर।